नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में जन केंद्रित दृष्टिकोण को बताया विकास आधारित साझेदारी का आधार। कहा मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग है अहम। भारत आसियान के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति। पीएम ने भारत आसियान संबंधों को मजबूती देते हुए रखे 10 सुझाव। वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की दी सलाह। कहा भारत इसके लिए $50 लाख का देगा योगदान और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का किया आह्वान। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। रमेश नगर में 2000 करोड़ रुपए मूल्य की 200 किलो कोकीन की खेप बरामद। कार की जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने किया कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। महाराष्ट्र कैबिनेट में रतन टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास। और दक्षिण कोरिया की लेखिका हेनकांग को प्रदान किया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। हेनकांग को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला सम्मान। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि जन केंद्रित दृष्टिकोण विकास आधारित साझेदारी का आधार है। पीएम ने कहा कि 300 से ज्यादा आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। साथ ही विश्वविद्यालयों के नेटवर्क लॉन्च किया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियंगचान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों में नई ऊर्जा, दिशा और गति प्रदान की है। आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण फ्रालाक फ्रालाम का अवलोकन किया। लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। रामायण देखने से पहले प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियंगचान स्थित अपने होटल पहुंचे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अभिभूत लोगों ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया। लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। लाओस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ दुनिया भर के शीर्ष नेताओं से बात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अपने मित्र प्रधानमंत्री अल्बनीज से मिलकर खुशी हुई। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। इक्कीसवें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल बदलाव पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें भारत और आसियान के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति बनने के साथ ही सदस्य देश फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन और सहयोग पर भी सहमति बनी है। भारत आसियान के बीच डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में सहयोग के साथ ही समग्र समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी पर तालमेल पर सहमति है। भारत और आसियान एक जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में सहयोग पर सहमति बनी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस आगमन पर लाओ मूल की महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महिलाओं ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर बहुत ही उत्साहित और खुश नजर आईं। लाओ महिलाओं ने उनका हिंदी भाषा में स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हिंदी भाषा में स्वागत के लिए delighted to meet him today. We are so excited to welcome Pradhan Mantri Modi ji to Laos. We are so happy to see him today, and we hope he enjoy and happy in Laos. We are the volunteer from Arts of Living in Laos, and today we are very proud to get the warm welcome for the Prime Minister of India, Pradhan Mantri Modi ji. Welcome to Laos. We are really proud to come to see him today. Yes, it's like I'm over the moon right now. Pradhan Mantri Modi ji has passed Laos में हार्दिक स्वागत है. I'm very happy to join and meet Pradhan Mantri, and I ever went to India one time, and beautiful country and kind people there, and food is very yummy. I'm very happy about India almost. After meeting the real person of the Prime Minister of India, I'm feeling very, amazing. इधर दिल्ली के रमेश नगर से पुलिस ने 2000 करोड़ की कोकीन जब्त की है। जब्त कोकीन का वजन करीब 200 किलो बताया जा रहा है। ड्रग्स लाने वाला शख्स लंदन भाग गया है। जिस कार से कोकीन लाई गई थी उसमें जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करती पुलिस पहुंची और कोकीन को जब्त किया। फिलहाल पुलिस कोकीन तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये कोकीन भी उसी सिंडिकेट की है जिसे 5600 करोड़ की कोकीन के साथ पकड़ा गया था। अब तक कुल 762 किलो कोकीन बरामद की गई है। कोकीन की देश में ये सबसे बड़ी बरामदगी है। और इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से आ रहा था ये मौत का सामान और आखिर राजधानी में किस तरह से बार बार इस तरह की खेप पकड़े जाना, इसके पीछे किस तरह के मंसूबे नजर आते हैं? बिल्कुल संध्या, एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की, और अब तक का जो रिकवरी आप देखिए 2000 करोड़ आज रमेश नगर से मिला है। यानी टोटल 7600 करोड़ रुपए की कोकीन जो है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली है, और लगातार इस पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इसमें 4 लोगों को पिछले ही हफ्ते दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। जो मेन इनका किंग है वो तुषार गोयल है, जिसको महिपालपुर से अरेस्ट किया। उसके साथ हिमांशु, औरंगजेब और जो एक और इनके साथ रिसीवर था भारत जैन, जो महाराष्ट्र से 15 किलो रिसीव करने आया था, उसको पकड़ा। तो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट जो है मिडिल ईस्ट से चलाया जा रहा है। दुबई से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस कार में आज ये कोकीन मिली है उसका अगर आप देखें तो पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो लंदन तक जुड़ा है। यानी उनका जो
पूरा का पूरा गैंग था वो लंदन में भी ऑपरेटर, वो जो बंदा जिसकी एक कार थी, बताया जा रहा है कि लंदन भाग चुका है। यानी पुलिस लगातार उस पर दबिश डाल रही है। स्पेशल सेल की खास टीमें इस पे डिप्लॉयड है। एडिशनल सीपी जो है प्रमोद कुशवाहा जी और साथ ही साथ डीसीपी अमित कौशिक की टीम इस पर लगातार नजर बनाए हुए। उन्होंने बताया कि इसमें एक बड़ा मोड़ आने वाला और इसकी खेप जो है वो कहां कहां और छुपी है, इस पर वो नजर बनाए हुए हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा नशीला पदार्थ जो है वो देश में आया कहां से, कौन कौन से इसके सप्लायर थे, कौन कौन इसके रिसीवर थे। पहली जो खेप थी उसमें 562 किलो कोकीन थी और 40 जो थाई मरवाना जो एक विशेष कोकीन होती है जिसकी प्राइस कॉस्टिंग भी बड़ी महंगी बताई जा रही है, वो ये लेकर के आए। तो उसके बाद ये 200 किलो और पकड़ी जिसकी कीमत 2000 करोड़ बताई जा रही है। तो ये बड़ा एक गैंग है, सिंडिकेट है जो लगातार राजधानी में ऑपरेट हो रहा है। ये रेव पार्टीज में ज्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली कोकीन्स हैं, होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़ी बड़ी पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कांग्रेस का भी हाथ कहीं ना कहीं शामिल माना जा रहा है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने देखा था अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने भी बताया था कि कांग्रेस देश में नशीले पदार्थों को किस तरह से यहाँ पर बेच रही है। तो अब इसकी पूरी जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा, और ईडी को भी इसके कुछ जो सबूत दिए गए हैं वो भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी खेप है जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पकड़ी है, और कितनी गिरफ्तारी होनी बाकी है इस पर अभी उनकी टीम काम कर रही है। शायद कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी गैंग का खुलासा होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली करारी हार के बाद आंतरिक कलह से जूझ रही है। चुनाव परिणाम आते ही सहयोगी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया, तो अब पार्टी के अंदर भी रार छिड़ गई है। हार के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की, तो प्रमुख चेहरे ही गायब रहे। पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा करके हर बात मानी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग में नहीं पहुंचे। हरियाणा में हार, कांग्रेस में रार। नतीजों के बाद मुश्किल में कांग्रेस, सहयोगी दलों ने दिखाए तेवर, अपनों ने भी अपनाए बागी तेवर। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। हरियाणा चुनाव के नतीजे कई मायने में खास। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जहां पीएम मोदी ने लाओ पीडीआर में विश्व नेताओं से मुलाकात की, एक विशेष रामायण कार्यक्रम देखा और भारतीय लोगों से बातचीत की। कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का
आधार है। इधर महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए उत्पादन सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अगर नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाती है तो ओबीसी समुदाय को काफी फायदा होगा। वार्षिक आय बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है, इसीलिए राज्य कैबिनेट की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। लोगों के जीवन स्तर और वेतन में वृद्धि के कारण कई समुदायों के लोग शिक्षा शुल्क रियायत की सीमा 8 लाख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांव में रहने वाले परिवारों की आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है। नाबार्ड के एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 57.6% का इजाफा हुआ है। नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण NAFIS 2021-22 में बताया गया है कि 2016-17 में गांव वालों की औसत मासिक आमदनी 8,059 रुपये थी, जो बढ़कर 12,698 रुपये हो गई है। सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण परिवारों की बचत में भी वृद्धि हुई है। 2021-22 में औसत घरेलू बचत 13,209 रुपये सालाना रही, जबकि 5 साल पहले यह 9,104 रुपये थी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि ग्रामीण परिवारों में बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इधर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अभया की हत्या और आरजीकर आंदोलन के लिए न्याय की मांग को लेकर चेतावनी दी है। फेमा ने पत्र लिखकर आरजीकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय की अपील की। फेमा ने कहा कि चिकित्सा समुदाय अब एक साथ है। फेमा ने कहा कि अगर किसी जूनियर डॉक्टर के आमरण अनशन के दौरान कोई हताहत होती है तो वह आग को जलाने वाली आखिरी चिंगारी होगी। ऐसा होने पर पश्चिम बंगाल के सभी डॉक्टर और मेडिकल समुदाय पूर्ण चिकित्सा सेवा बंद कर देंगे। फेमा ने जूनियर डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान देने को कहा और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्हें अब तक पूरी तरह से नजरअंदाज किया और जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। फेमा ने ममता बनर्जी से आग्रह किया कि लाइव टेलीकास्ट के साथ ओपन फोरम में जूनियर डॉक्टर्स से मिलने आए। फेमा ने यह भी कहा कि सभी शैक्षणिक चिकित्सा संस्थानों के 69 संगठनों का एक समूह चर्चा के दौरान इस संकट का स्वीकार्य समाधान खोजने की पूरी कोशिश करेगा। फेमा ने आगे कहा कि आपको और आपकी सरकार को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ये विकल्प दे रहे हैं। फेमा ने ममता बनर्जी को अपने सम्मान, पद और सरकार को बचाने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने का दबाव डाल रही है, जिसके जवाब में डॉक्टरों ने सभी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल की निंदा करने को कहा है। इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु हिज्ब उत तहरीर यानी कि HUT मामले में मुख्य आरोपी फैजुल रहमान के घर पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान NIA ने आरोपी के घर से डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। NIA ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। रहमान गिरोह के अन्य गिरफ्तार सदस्यों के साथ अलगाववाद का प्रचार करने और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता मांगने में सक्रिय रूप से शामिल था। इधर भारत में सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। DD न्यूज से खास बातचीत में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन ने भारत के सशस्त्र बलों में AI के बढ़ते प्रयोग के बारे में जानकारी दी। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को एक नया महानिदेशक मिला है और हम बात कर रहे हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन की, जिनको ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आई उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका फोकस रहेगा और क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, क्या चुनौतियां हैं। इस जिम्मेदारी को लेते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है
कि मैं फर्स्ट लेडी डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्म फोर्सेस की बनी हूँ 77 इयर्स के बाद। मेरी यही एक एम रहेगी, मेरा लक्ष्य रहेगा कि सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर मैं सब सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन और सारे सर्विस पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ और वेटरन्स को दे सकूं। आपने बताया कि आपका फोकस किस पर रहेगा। आजकल काफ़ी बातचीत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एआई जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर आपकी कमान में किस तरह से आगे चलेगी चीज़ें और किस तरह से मेडिकल सर्विसेज इम्प्रूव होंगी? आजकल हेल्थ केयर में डिजिटाइजेशन का बहुत मायने रखता है डिजिटाइजेशन हेल्थ केयर में, क्योंकि हेल्थ केयर की जो डिलीवरी सिस्टम्स होती हैं उनको एफिशिएंट करने के लिए डिजिटाइजेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो उसमें जो एआई होता है उसमें बहुत काम करता है, जैसे कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में एआई से डायग्नोसिस बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। उसके बाद हमारी जो क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम्स होती हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, उसमें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग उसमें जो होती है। विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण, और फौज ने इसको करके भी दिखाया है। आपके डीजी बनने से उसको कितना बल मिलेगा? मेरे डीजी बनने से मुझे यही एक आशा है कि और भी महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती हों। उनके पास बहुत ही ज़्यादा अभी रेंज है, कितने ब्रांचेस की, और गवर्नमेंट ने उनको इतनी अच्छी तरह इनेबल किया है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, उनको काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। आपने सुना डीजी मेडिकल सर्विसेज को, और आप भी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप भी आइए, और आप महिला हैं तो भारतीय फौज, भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसमें कहा गया है कि 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ के घाटे में है। इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विधायक फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से पल्ला झाड़ते नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। इधर भारतीय वायुसेना की कार रैली भारत माता की जय के नारों के बीच श्रीनगर पहुंची। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7,000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का समापन 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में होगा। रैली का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आकर्षित करना और साथ ही साथ वायुसेना की महान उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। और शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। देखिए डीडी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। नवरात्रि का 7वां दिन है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि के सबसे पहले दर्शन कीजिए माँ काली के। हम अभी कालका जी मंदिर में हैं जो दिल्ली में है, और आज यहाँ सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लगी हुई है। आप देख रहे हैं आज सुबह से ही भक्तगण आ रहे हैं माँ की आराधना करने के लिए, माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। इतनी खूबसूरत माँ श्रृंगार किए हैं माँ की। आप देखिए सातिये का माँ ने टीका लगाया हुआ है, और साथ में जो नीले, सफेद और लाल रंग के जो फूलों से माँ का जो श्रृंगार किया है। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी वो 2 हाथ माँ के जो यहाँ आने वाले हर भक्त को, हर श्रद्धालु को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं माँ कालरात्रि एक ही चीज कहती है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आकर आपका जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो आपकी कालरात्रि है वो सुख रात्रि में तब्दील हो जाती है। आपके सारे कष्ट दूर हो
जाते हैं। और इस बीच यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जो मंदिर का प्रशासन है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और यहाँ जो श्रद्धालु आए उनको माँ के दर्शन अच्छे से हो सके। सर, आपने यहाँ पर जो व्यवस्था की हुई है इससे यहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो, तो आपने 12 दरवाजों पर मुस्तैद? बिल्कुल, हमारा स्टाफ हर दरवाजे पर, एंट्री गेट, एग्जिट गेट पर हमने अच्छे से लाइन लगवाई है। हमारा स्टाफ हर जगह मौजूद है। देखिए, यहाँ 12 दरवाजे हैं इस मंदिर में और हर दरवाजा खुला हुआ है नवरात्रि के इस पावन अवसर पर। और आप देख रहे हैं जयकारा लगा रहे हैं श्रद्धालु, माँ को याद कर रहे हैं। यहाँ पर हर श्रद्धालु, हर भक्त का यही हाल है। आप देखिए, मुस्कुराते हुए माँ का जयकारा लगाते हुए, जय माई बोलते हुए सीधे माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता की गोद में माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जय माता, जय माँ का तस्वीर आप हाथ में लेकर के आई हैं माँ को दिखाने के लिए। तो देखिए, अलग अलग तरीके से माँ को लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है कि माँ खुश हो जाए। सबके मन में एक ही तमन्ना है कि बस माँ के दर्शन हो जाएं और हमें वो सुख प्राप्ति हो, हमारे सब कष्ट दूर हो जाए। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इधर नई दिल्ली स्थित न्यू मोती बाग के लेडीज क्लब मनस्विनी द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन 12 से 13 अक्टूबर को किया जाएगा। मेले में 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मेले में दिव्यांग कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रे अब समापन की ओर है, तो आप लोगों को भी हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है कि जैसे ही सप्तमी शुरू होती है तो माँ को लेकर के कोई ना कोई कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हर साल मनस्विनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए एक से एक बेहतर प्रोग्राम लेकर के आते हैं। इस बार भी लेकर के आ रहे हैं। क्या कुछ वो प्रोग्राम है और कैसी तैयारियां हो रही हैं, इस बारे में हमसे बात करने के लिए मनस्विनी ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी मीनाक्षी अग्रवाल जी हैं। मैम, इस बार क्या कुछ नया और ख़ास होने वाला है इस मेले में? यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लगेगा हाँ दिवाली तो आज ही है, जैसे इतना कलरफुल मेला है ये। हमारे यहाँ हर रोज़ 2 दिन की कल्चरल इवनिंग्स हैं। यह मेला एक दिल्ली का एकदम अनोखा मेला है जहाँ पर आपको इतनी स्पेस, इतना कलर, इतनी कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ इस मेले में जब भी आप आएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा खाली शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पे स्टॉल्स हैं जो कि बहुत पैशनेटली काम करते हैं। तो इस मेले में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पैशन मिलेगा, अपनापन मिलेगा। हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारे दिव्यांग आर्टिस्ट भी यहाँ पर स्टॉल्स लगा रहे हैं और हमने उनकी परफॉर्मेंस भी रखी है। इस मेले में आना खाली आपको शॉपिंग के लिए नहीं ज़रूरी है, यहाँ पे आपको इसमें ये मेला अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। कि ये मेला कब से कब तक है, टाइमिंग क्या रहेंगे, इसके बारे में भी आप बताएं। यह मेला न्यू मोती बाग के प्रांगण में किया जा रहा है। 12 और 13 अक्टूबर को यह मेला है और सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। और जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो शाम को 5:30 से 7:30 हैं। दिन भर ये मेला चलेगा। यहाँ आने के लिए एंट्री फीस पे आपने कुछ रखा है? यहाँ पर हमने एक बहुत नॉमिनल एंट्री फ़ी रखी है जिसकी कीमत है 30 रुपया। उसके अलावा हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ फूड हैं, हमने उनको भी बढ़ावा दिया है। हमने कोई बहुत नामी फूड वालों को नहीं बुलाया है, जो दिल से बनाते हैं, पैशनेटली बनाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया है। इस साल हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर स्टॉल्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगी कि ये मनस्विनी जो मेला है, क्योंकि जैसा मैम ने बताया और आपने भी सुना कि ये मेला बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है और बहुत ही आकर्षक होने वाला है। और आप भी देर मत कीजिए, 12 तारीख को और 13 तारीख को यहाँ पर इस मेले को देखने ज़रूर आइए। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। आस्था और उत्साह के इस पर्व को हर कोई अपने अपने अंदाज में हर्षोल्लास से मना रहा है। राजधानी दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी नवरात्रि के अवसर पर वहां के निवासी गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में डूबे नजर आए। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली महिलाओं ने गरबा, नृत्य और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
जब से ये CGRC है तब से ये प्रोग्राम गरबा का कर रहे हैं और इसमें पूरा एफर्ट जो है वो लेडीज़ टीम का है। सामूहिक प्रयास है लोगों का, ये नहीं कि अकेले है, सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं और हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं और सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी लोग इसमें आगे आएँ। ये हमारा CGRC दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का जो गरबा नाइट है वो कितना कलरफुल है, ये तो दिख ही रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, हम लोग का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, हम बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम को करके। The organizers, even the members, the residents of this colony, all have supported us and it is a very, very, very enjoyable function. और असम में दुर्गा सप्तमी बहुत उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राज्य के बाकी हिस्से भी गोलाघाट में भी दुर्गा पूजा की भावना देखी जा रही है, क्योंकि सभी क्षेत्रों से भक्त देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए शहर भर के विभिन्न पंडालों में एकत्र हुए हैं। वातावरण मंत्रोच्चार और भजनों से भरा हुआ है। दुर्गा पूजा स्थलों पर भक्तों ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की, जो त्योहार के साथ उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया है, ये सब देखा। बहुत अच्छे से पूजा भी होता है। आज सुबह पुष्पांजलि की पूजा भी हुई तो बहुत अच्छा लगा वहाँ शामिल होकर। दुर्गा पूजा बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मंदिर सब जगह अच्छा सजाया है। माता से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासियों को सद्बुद्धि मिले और खूब प्रगति करें, खुशहाल अपना जीवन। हमारी पूजा यहीं पर होती है, हम यहीं बैठ के पूजा का आनंद लेंगे और सभी से यहीं से सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 नए स्थानों यमुनोत्री, गौचर और जोशियाड़ा के लिए सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की। इनका संचालन उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्मोड़ा से वर्चुअल रूप से जुड़े यात्रियों से संवाद भी किया। मुझे खुशी है कि आज हम सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट का जो विस्तार हो रहा है उसके साथ ही अत्याधुनिक जो पैसेंजर टर्मिनल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके बाहर भी काफी सारे चेक इन लगे हुए हैं, ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी वाला और अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन हो गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा का आज हम शुभारंभ भी कर रहे हैं और ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली है। इस दौरान करीब 2500 सिख श्रद्धालु अंतिम अरदास के साक्षी बने। दरबार साहिब में पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया गया। इस साल करीब 2,40,000 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इस साल की अंतिम अरदास और उसके बाद उपरांत हुक्मनामा लिया गया और 1 बजे से ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड में शोभित कर दिया गया है। वाहिगुरु की कृपा से सभी यात्रा सुकुशल और संपूर्ण समापन हुई है। और इधर काशी में त्योहार मनाने का अपना ही अंदाज है। यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइन विभाग के छात्र छात्राओं ने त्योहार सीजन को देखते हुए अपने शिक्षकों द्वारा सिखाए गए वस्तुओं को बनाकर उनकी प्रदर्शनी लगाकर अपने उत्पादों की बिक्री की। वाराणसी अपने आप में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक नगरी के रूप में जाना जाता है और इस समय तो नवरात्रि चल रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का यह कैंपस फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट और इनकी कृतियां, चूंकि नवरात्र है तो माँ काली, भगवान श्री कृष्ण और जो देवी देवता हैं, ये इन लोगों के लकड़ी के जो सामान हैं वह भी इनके द्वारा बनाए गए हैं और लकड़ी के खिलौनों के लिए काशी जाना जाता है। अब तो GI टैग भी मिल चुका है। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाया है। और ये जो हमारी 3 दिन का ये हम लोग का ये
स्टॉल लगा हुआ है। कुछ हमारी लकड़ी के खिलौने हैं, कुछ हमारे ड्राइंग्स है। ये हम लोग का टेराकोटा है। हम लोग ललित कला विभाग के छात्र हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पे हमने ये प्रदर्शनी लगाया है और इसको हम लोग सेल कर रहे हैं। हम लोग को कॉलेज से यहाँ स्टॉल लगाने का मौका मिला है, जो इससे हम अपने हुनर के बारे में लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे देखिए हम ड्रेस बनाते हैं। जो भी हमें अगर बोलेगा कि ऑर्डर पे हमें ऐसा ड्रेस बनाए तो भी हम लोग बना देते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से फेस्टिव सीजन में ये अपने जो हुनर है उसको ये दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने का। ये एक और पेंटिंग का इन्होंने एग्जीबिशन लगा रखा है। ये दुर्गा पूजा और यहाँ सब कुछ फेस्टिवल चल रहा है, उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स बनाई हैं। मैंने ये कल काली जी की पूजा है नवरात्रि में, तो मैंने उनको ये बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ है तो मैंने सोचा कि अपना यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई खरीदता है तो मैं इसको बेचना भी चाहूँगी। और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रिच कैंट अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। एक व्यक्तित्व के रूप में भारत हमेशा अपने रतन को याद रखेगा। युवा उनसे सीख लेते रहेंगे और पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। नहीं रहे देश के अनमोल रतन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ईमानदारी, सादगी, विश्वसनीयता का ब्रांड। भारत को बदलने वाले, देश को विकास की राह पर ले जाने वाले दूरदर्शी उद्योगपति ने आम और खास हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। समाज की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक माने जाने वाले भारत में औद्योगिक क्रांति के जनक रतन टाटा ने साबित किया कि पद और कद से कोई बड़ा नहीं होता। आम आदमी की कार से जगुआर तक देश दुनिया को नई दिशा देने वाले रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, श्री टाटा दूरदर्शी, उद्योगपति, दयालु व असाधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। उन्होंने भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने को स्थायी लीडरशिप दी थी। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार की रात मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आम हो या खास, हर कोई इस युग पुरुष के अंतिम दर्शन का लेना चाहता था। हर सेक्टर के दिग्गजों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने एनसीपीए ग्राउंड पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या नेता, क्या अभिनेता, कोई उन्हें असाधारण, कोई सादगी की मूरत तो कोई अनमोल बता रहा था। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है।
तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। I would say a great human being. He not only carried the values, the traditions of the Tatas, but he emulated each and every of that. He was a good, very good corporate citizen who not only put his heart and mind into businesses, equally into philanthropic initiatives, touching lives. Ratanji, I think to my mind, not only gave it leadership to the House of Tatas, but more importantly, also inspired next few generations. रतन टाटा के सम्मान में झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से टाटा के अपार योगदान और उनके द्वारा मानवता के प्रति किए गए कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसने मानवता के प्रति दयालुता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को अपनाया। डीडी न्यूज की तरफ से देश के असली रतन को भावभीनी श्रद्धांजलि। इधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह ने देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी लोकसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राष्ट्र के निर्माण में बहुत लोगों का योगदान होता है, जिसमें उद्योगपतियों का भी होता है। भावनाएं हम सबकी हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के लिए बजट की जरूरत होती है और बजट का एक बड़ा टैक्सेशन से मिलता है। तो जो टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी के अलावा भी और सब लोग हैं, हम सुई नहीं बनाते थे आज़ादी से पहले। आज हम मेक इन इंडिया में और मेड इन इंडिया में बहुत आगे। टाटा का योगदान और वो ऐसे भी रहे हैं कि जिंदगी में उन्होंने ब्राइब नहीं दी है। उनको योजना मिले ना मिले, उनको जमीन मिले ना मिले, एक बहुत सोशल वर्क, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट तमाम चल रही है, तो सोशल वर्क भी उन्होंने बहुत बड़ा किया। ये अपूर्णीय क्षति है। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। इधर दिल्ली के पीएचडी भवन में समकालीन भारतीय कला से रूबरू कराती एक भव्य प्रदर्शनी जारी है। उभरते हुए और स्थापित कलाकारों की रचनाओं को दिखाता ये आयोजन दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए कला प्रेमियों के साथ साथ नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। देश की राजधानी में हो रहा ये कला महोत्सव कई मायनों में बेहद खास है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये आयोजन समकालीन भारतीय कला के अनोखे रंगों से रूबरू करा रहा है। अपने नाम को सार्थक करता ये कला समागम वाकई एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के रचनात्मक पहलुओं को दिखा रहा है, जहां उभरते हुए और स्थापित भारतीय कलाकारों ने अपने अपने दृष्टिकोणों को आर्ट के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा। पीएचडी हाउस में 3 दिन के इस कार्यक्रम में कला प्रेमियों की खूब भीड़ उमड़ी। हर साल हम एक प्रोग्राम करते हुनर अनलिमिटेड, जिसमें हम बच्चों का ये आर्ट की प्रदर्शनी करते हैं। पीछे हम लोगों ने विकलांग बच्चों का आर्ट शो किया था और वो हमारे सेक्रेटरी डिसेबिलिटी को इतना अच्छा लगा कि पीएचडी हाउस से वो उस आर्ट शो को राष्ट्रपति भवन ले गए और हमारे सारे विकलांग बच्चे राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति पूजनीय राष्ट्रपति जी से मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शुभारंभ सत्र में कई जानी मानी हस्तियां शरीक हुई और कला को लेकर अपना अपना नजरिया सामने रखा। इनकी मौजूदगी ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। जो रियलिस्टिक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा। अगर मुझे कोई पूछे तो मेरा पसंदीदा अगर चित्रकार है तो माइकल एंजेलो, तो क्योंकि सभी रियलिस्टिक है और उसमें प्रतीत होता है तुम्हारा जो चरित्र है वो तुम्हारे चित्र में प्रतीत होता है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे हमारे यहाँ ऋतु बदलते रहते हैं तो वैसे हमारे प्रकृति का रंग बदलते रहता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ
जो ये दीवार अगर इतनी बड़ी है तो उसमें एक 3 फीट इधर और 3 फीट छोड़ के वो पूरा का पूरा जो है वो खिड़की है। तो नेचर जो है वो घर में आया हुआ है, और गांव खेड़े में रहते हैं हम तो बड़ी आसानी होती है वो। लेकिन कई कलाकार सर ऐसे भी होते हैं जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से ना चीज़ों को एकदम ऐसा लगता है कि हम रियली देख रहे हैं, मतलब जीवंत कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। वो रियलिस्टिक जो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्ट के बगैर ये दुनिया जो है कैसी होगी, अंधकार वाली होगी ना। सब अपना काम कर रहे हैं रोबोट की तरह, मशीनों की तरह, कितना बुरा लगेगा। तो मोहब्बत है, आर्ट इज़ लव, आर्ट इज़ ब्यूटी, एंड एनीबडी हु इंडल्जेस, जो भी आर्ट में मुब्तला होता है, जो भी उसमें जाता है, वो बहुत ही ब्लेस्ड है कहीं पे। एक्सप्रेशन का मंच उभरते और स्थापित कलाकारों के लिए भी रोमांच से भरे अनुभव जैसा है। अपनी रचनाओं को कला प्रेमियों के सामने रखना और उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेना दिलचस्प रहा। भारत की सांस्कृतिक विविधता जब रंगों में ढलती है तो एक अलग ही छटा बिखेरती है, और यही खूबसूरती इस आर्ट शो में भी नजर आई, जहां इन कलाकारों की रचनात्मकता ने सभी को हैरान कर दिया। My childhood from Tanjavur Pragadiswara Mandir and Dharaswara Mandir and Pattiswaram. So when I learned from there all the traditional work, and there I did a college of arts from there and a diploma in fine arts. Then I started this kind of paintings, divine oriented paintings. So I want to take over that sculpture, became a drawing. So this drawing it will show for next generation. मैं ज़्यादातर इंडियन आर्ट पे बनाती हूँ, तो इमोशन, एफेक्शन और ब्यूटी यही सब ज़्यादा मेरे दिमाग में आती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं ये। इसमें मैंने एक फिलॉसफी जो लाइफ की है वो दिखाई है। पारलौकिक से जीव का लौकिक संसार में आता है, तो एक वे है जो इनविजुअल है, मैंने उसको विजुलाइज किया है। एक्चुअली ये ब्रास में है, मेटल कास्टिंग का वर्क है ये, और इसके अंदर मैंने ये दिखाया कि हमें जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज के टाइम लोगों को बहुत ज़रूरी है, जो इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसके लिए माइंड रिलैक्स के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो है आदमी भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाता है कि जो है कुछ ध्यान ही नहीं रहता। समकालीन भारतीय कला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। भारतीय रचनात्मकता के इस दबदबे ने नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए खूब प्रेरित किया है। ऐसे में एक्सप्रेशन जैसे आयोजन उभरते हुए और स्थापित कलाकारों के काम का ऐसा संगम है जहां से कला की नई जलधाराएं फूट रही हैं। साइमा खान, रंग तरंग के लिए, डीडी न्यूज। इधर नेपाल में गुरुवार को दशैं महापर्व के तहत फुलपाती मनाई जा रही है। नेपाल में चल रहे 10 दिवसीय दशैं उत्सव के 7वें दिन फुलपाती समारोह मनाया जा रहा है। दशैं नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इसे परंपरा और बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। फुलपाती के अवसर पर लोग मंदिरों में बलि चढ़ाते हैं और अपने घरों में तरह तरह के पवित्र फूल और पत्ते लाते हैं। इधर विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में दक्षिण एशिया के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.0% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया। इस बढ़ोतरी के लिए भारत में घरेलू मांग की मजबूती और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे संकटग्रस्त देशों में तेजी से सुधार का हवाला दिया गया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। भारत के विकास अनुमान में बढ़ोतरी कृषि उत्पादन में सुधार और निजी खपत में वृद्धि के कारण की गई है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रीजर ने कहा कि भारत में उपभोक्ताओं का एक उभरता वर्ग है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि दक्षिण एशिया में अगले 2 वर्षों में वार्षिक 6.2% की मजबूत विकास दर बनी रहेगी। वहीं बुधवार को भारत के रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 7.2% पर स्थिर बनाए रखा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को 2.3% से बढ़ाकर 2.8% कर दिया है। वहीं आर्थिक संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे श्रीलंका के लिए इस वर्ष 4.4%
और 2025 में 3.5% का वृद्धि अनुमान जताया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नेपाल के विकास पूर्वानुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। वहीं भूटान के लिए विकास पूर्वानुमान को 5.7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश में परिधान निर्यात में मंदी और देश में अशांति के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विकास पूर्वानुमान को 5.7% से घटाकर 4.0% कर दिया गया। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने को कहा, जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे कम 32% है। रेजर ने कहा, श्रम बल में अधिक महिलाओं को शामिल करने से उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इधर श्रीलंका में 14 नवंबर को आम चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार 11 अक्टूबर को दोपहर तक चुनाव के लिए नामांकन बंद हो जाएंगे। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय सूची के उम्मीदवारों के नाम भेजने वाली पार्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव निकाय ने चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों और स्वतंत्र समूहों को नामांकन अवधि के दौरान उपयुक्त राष्ट्रीय सूची के उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करने की सलाह दी है। कुल 33 स्वतंत्र समूहों और राजनीतिक दलों ने आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किए हैं। आपको बता दें कि 14 नवंबर को 225 सांसदों के चुनाव के लिए निर्धारित है, जिनमें 29 सदस्य राष्ट्रीय सूची के हैं। राष्ट्रीय सूची का सदस्य एक मनोनीत संसद सदस्य होता है, जिसे किसी राजनीतिक दल या स्वतंत्र समूह द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अब बात खेल जगत की करते हैं। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अगले साल भारत में होना है। इसको लेकर तैयारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण हुआ। इस मौके पर टीम के खिलाड़ियों और कोच ने ब्लाइंड फुटबॉल से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। यह पहली बार है जब महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत सहित जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन, मोरक्को और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैदान पर नजर आएंगी। टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने टूर्नामेंट के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि टूर्नामेंट भारत में ब्लाइंड फुटबॉल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इधर स्पेन के टेनिस स्टार 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। नडाल ने कहा कि वे डेविस कप फाइनल के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगे। डेविस कप का नॉकआउट चरण 19 से 24 नवंबर तक खेला जाएगा। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। डेविस कप फाइनल नडाल के करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। राफेल नडाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नडाल ने 13 अलग अलग भाषाओं में लिखा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल टेनिस से रिटायर हो रहा हूं। सच ये है कि कुछ साल, खास तौर से पिछले 2 साल मेरे लिए काफी मुश्किल रहे। मुझे नहीं लगता कि मैं बिना किसी परेशानी के खेल सका। ये एक मुश्किल फैसला है, ऐसा फैसला जिसे लेने में मुझे काफी वक्त लगा। इस जिंदगी में हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। मुझे लगता है कि लंबे करियर पर विराम लगाने का ये सही समय है। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा सफलता अर्जित की। मुझे खुशी है कि मेरा आखिरी टूर्नामेंट डेविस कप फाइनल होगा, जिसमें मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करूंगा। प्रोफेशनल टेनिस में मेरी पहली बड़ी उपलब्धियों में से एक 2004 का डेविस कप फाइनल ही था, जो सेविया में हुआ था। पहले चोट और फिर मांसपेशी फटने के चलते नडाल ने पिछले साल जनवरी से मई 2024 के बीच सिर्फ 15 मैच खेले। चोट के चलते ही वे अपने करियर में 12 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा नहीं ले सके। बिग 3 के नाम से मशहूर राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का युग टेनिस प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। इन तीनों ने मिलकर लंबे समय तक टेनिस कोर्ट और ग्रैंड स्लैम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा। रोजर फेडरर और राफेल नडाल की प्रतिद्वंदिता टेनिस की सर्वश्रेष्ठ राइवलरीज में से एक है। ये दोनों
जब कोर्ट पर आमने सामने होते थे तो मानो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई देती थी। दोनों के बीच जितनी कड़ी प्रतिद्वंदिता थी, उतनी ही गहरी दोस्ती भी रही। क्ले कोर्ट किंग के नाम से मशहूर राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में अभूतपूर्व वर्चस्व कायम किया। नडाल ने 22 में से 14 ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन में ही जीते। क्ले कोर्ट पर उनके जैसा खिलाड़ी शायद ही फिर कभी देखने को मिले। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। अंदाज रहेगा फटाफट। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 119वें वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का 6वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि ममता सरकार स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को पद से मुक्त करे। केंद्र सरकार ने त्योहारी मौसम में राज्यों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,78,173 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 31,962 करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश कर हस्तांतरण की सूची में सबसे ऊपर है। वहीं बिहार सरकार को 17,921 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 25 से 26 अक्टूबर को मथुरा में होगी। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले एवं अन्य अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों सहित अन्य कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अगले बरस होने वाले महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे तैयारियों में जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 1225 ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों में 825 गाड़ियां छोटी दूरी की होंगी, जबकि 400 गाड़ियां लंबी दूरी की होंगी। यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए 278 टिकट काउंटर खोलने का भी फैसला किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर अहम कदम उठाया है। मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मंदिर प्रशासन की देखरेख में ही लड्डू का निर्माण होगा। प्रसाद के निर्माण में साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेली मानस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में वीडियो कॉल के जरिए लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में ये सुविधा शुरू की गई है। जल्दी से पूरे देश में लागू करने की योजना है। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।